हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्घ्य अथवा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये जो है -q और +q दो आवेश हैं। इन दो आवेशों के कारण इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में मैंने बताया था आपको कि समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अतिसूक्ष्म दूरी पर रखे जाएं तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये -q और ये +q आवेश ऐसे हैं जो परिमाण में समान है परंतु इनकी प्रकृति विपरीत है, अर्थात ये जो है ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है। और इनके बीच की दूरी हमने पढ़ा था कि क्या होती है? 2l होती है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु है, मान लीजिए इसको हम बिंदु A कहते हैं और इसको B कहते हैं। तो बिंदु A और B के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब A और B के बीच की दूरी है 2l और जिसका मध्य बिंदु L है, अर्थात A से O तक की दूरी L है और O से B तक की दूरी L है। और इसकी जो निरक्षीय स्थिति है, इससे r दूरी पर ये इसकी जो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। इस P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो क्या कर चलिए तो करते हैं। इस बिंदु A से और हम P को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। और इसी प्रकार बिंदु P को B से मिला देते हैं। तो चूंकि और P को बिंदु O से मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा क्या होगी? AB का लंबार्धक होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बिंदु A और B का मध्य बिंदु क्या है? O है। और P से एक रेखा खींची गई है जो मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, अर्थात P जो है इसके लंबार्धक पर स्थित है और ये OP क्या होगी? AB पर लंब होगी। तो ये कोण 90 अंश का और ये कोण 90 अंश का। तब हमको दो समकोण त्रिभुज मिलते हैं। तो त्रिभुज AOP से ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज AOP है। तो इसका कर्ण क्या होगा? AP। लंब होगा OP और जो आधार होगा वो OA या AO। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी AP का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस लंब का वर्ग क्या होगा? OP का वर्ग प्लस OA का वर्ग। तो
AP का वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो OP कितना है? OP है R, O से P की दूरी R है, तो ये R² प्लस O से A की दूरी L है, तो ये L²। तब AP बराबर क्या हो जाएगा? रूट R² प्लस L²। इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका इस पर, इन दोनों पर वर्गमूल का निशान लग जाएगा। अब ये AP की लंबाई क्या हो गई? रूट R² प्लस L²। अब इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, हम किसकी बात करेंगे? OPB की। इसमें कर्ण क्या हो जाएगा? PB, और लंब हो जाएगा OP, और आधार हो जाएगा OB। तो समकोण त्रिभुज OPB से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? PB² इक्वल OP² प्लस OB²। तो OP की दूरी क्या है? R है, तो PB² यानी R² और OB यानी L, तो OB² यानी L²। तो PB माने क्या हो जाएगा? R² प्लस L²। अब इसी से हम बात कर लेते हैं, ये जो OB और PB के बीच बना कोण क्या है? थीटा है। ये हम मान लेते हैं कि थीटा कोण बना है। तब जो ये बिंदु P जो है वो इसके लंबार्धक पर स्थित है, किसके? AB के। यदि लंबार्धक पर स्थित है तो बिंदु जो दूरी PB की होगी वही दूरी AP की भी होगी, और मान भी दोनों का देख लीजिए बराबर निकला है, R² प्लस L² रूट का। तो ये दोनों दूरियां क्या है? बराबर हैं। तब क्या होगा? ये कोण, ये दो भुजाएं इसकी बराबर है, सॉरी, ये दो भुजाएं बराबर है PB और AP। तो जब PB का ये कोण PB और O का मान थीटा है, तो PA O का मान भी क्या होगा? थीटा होगा। क्योंकि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो दो समान भुजाएं हैं, इनके सम्मुख जो है ये कोण है, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तब ये हो जाएगा, हम मान लेते हैं त्रिभुज OBP से ही cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा का मान हो जाएगा L, आधार यानी OB और कर्ण यानी PB। तो ऐसे लिखो OB बटा PB। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर हो जाएगा L बटा रूट R² प्लस L²। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। हमने समीकरण 1 कहा। अब हमको इसके जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमको ज्ञात करना है। तो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले भाग में पढ़ा है, मैंने बताया है आपको कि जो
वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश के दूर और ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। ये ना याद हो तो मैं चित्र बताता हूँ, तब आप ध्यान कीजिएगा। जब मैंने बल रेखाओं का गुण बताया था, मैंने कहा था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक आवेश से दूर जाती हैं। धनात्मक आवेश से क्या करती हैं, दूर जाती हैं। इस टाइप का फिगर मैंने बताया था, यानी धनात्मक आवेश से क्या होती हैं, ये दूर जाती है। तो ये धनात्मक आवेश बिंदु B पर है, तो ये दूर जाती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनात्मक आवेश से दूर होती है। तो ये बिंदु B पर धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर जाएगी, यानी ये दिशा होगी। इसको हम, ये B पर है प्लस Q आवेश, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, EB नाम देते हैं। अब देखिए ये बिंदु A पर ऋणात्मक आवेश है, तो मैंने ये बताया था कि ऋणात्मक आवेश में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो अनंत से और ऋणात्मक आवेश की ओर आती हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऋणात्मक आवेश की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक आवेश की ओर होगी, तो यहाँ पर दिशा वैद्युत क्षेत्र की ये होगी, ऋणात्मक आवेश की ओर। अब ये चूंकि बिंदु A पर ऋणात्मक आवेश है, तो इसका मान हम दे देते हैं ये। तो अब हम देखते हैं कि जो ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो ये, और धनात्मक आवेश के कारण ये दिशा EB है, उससे धनात्मक आवेश से दूर जाते हुए। तो हम ये पाते हैं कि इन विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है। अब बराबर क्यों है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तो बराबर है परंतु दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर क्यों है, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या लिया था, ये आवेश कैसे हैं, बराबर परिमाण के हैं। मान लीजिए ये आवेश 2 कूलाम है, तो ये भी 2 कूलाम होगा। इनका परिमाण बराबर है, प्रकृति विपरीत है, तो इनका चूंकि परिमाण बराबर है इसलिए इनके जो वैद्युत क्षेत्र हैं वो परिमाण में समान होंगे परंतु दिशाएं विपरीत होंगी। इसलिए इसे हम लंबवत घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो धनात्मक आवेश के कारण इसकी जो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, उसको हम कहेंगे EB साइन थीटा। और ऋणात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, EA साइन थीटा। ये साइन थीटा। तब चूंकि इनका परिमाण बराबर और दिशा एक दूसरे के विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, अर्थात इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य हो जाएगा। अब हम इसको क्षैतिज घटक में वियोजित करेंगे, तो क्षैतिज घटक में वियोजित करने पर जो EA है, जो EB है, उसकी जो है EB का जो क्षैतिज घटक है वो हो जाएगा EB cos थीटा, और जो बिंदु A है या EA है इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा वो हो जाएगा EA cos थीटा। अब चूंकि इनकी दिशाएं समान हैं और परिमाण भी समान है इसलिए ये क्या हो जाएंगे,
जुड़ जाएंगे। अतः ध्यान दीजिएगा कि जो लंबवत ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक ई बी साइन थीटा और ये साइन थीटा, ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और क्या हो जाएंगे, ये शून्य हो जाएगी परिणामी तीव्रता इनकी। मगर क्षैतिज घटक जो है वो चूंकि एक ही दिशा में है इस ओर, तो इसकी ईबी का, इसका क्षैतिज घटक ईबी कॉस थीटा और इसका क्षैतिज घटक बिंदु ए का ई ए का क्षैतिज घटक ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो परिणामी इसकी परिणामी तीव्रता जुड़ जाएगी। अतः परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर ई ए या ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा हो जाएगी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने सूत्र बताया था आपको, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है ना, जिस माध्यम में रखा गया है उसका। तो ये इसके कारण हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, चलो पहले ये भी पहले लिखा तो उसका मान लिखते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, ई बी प्लस ये लिखते हैं और इसका कॉस थीटा क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ बचेगा ई बी और यहाँ बचेगा ये। तो ई बी को क्या लिखेंगे, वही फार्मूला, इस फार्मूले में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, इसको समीकरण हमने जो है 2 नाम दे दिया। तो अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान, अब आर क्या है, उस बिंदु से दूरी है, तो हमको ये दूरी नहीं लेना है, इसकी दूरी तो ये है बी से और पी की दूरी, क्योंकि पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना। तो बी से उसकी दूरी √r² प्लस एल स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में आर स्क्वायर है। इसी प्रकार ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान, अब यहाँ इसकी पी से और ए की दूरी क्या है, √r² प्लस एल स्क्वायर, r² प्लस एल स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, सॉरी ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको cos थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से मिली हुई है, तब समीकरण 2 में उपरोक्त मान रखने पर, तो हमारा समीकरण तो ये है, ई बराबर ई बी प्लस ई ए इंटू कॉस थीटा। तो ई बी का मान क्या है, ये यहाँ निकाला है हमने, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान, अब ये देखिए √r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो रूट लगा है तो इस स्क्वायर के कारण वो
कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट यानी होल की पावर 2 है और ये 2 पावर का गुणा, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस ये का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अब कॉस थीटा का मान रखेंगे। कॉस थीटा का मान हमने समीकरण 1 से लिया है, एल बटा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू कॉमन ले लो, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये इंटू एल इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके ऊपर कोई पावर नहीं यानी 1 है, क्योंकि हर सेम है इसलिए ये लिख दिया जाएगा। और ये वाला जो है उसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब गुणा करने में समान पदों की घातें जुड़ती हैं, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और ये गुणे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसकी पावर 1 और इसकी 1/2, तो दोनों पावर जोड़ दो तो ई बराबर हो जाएगा क्यू इंटू क्यू अपान, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू इंटू 2L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। तो अब देखो Q इंटू 2L बराबर होता है P। ये हमने जो है द्विध्रुव आघूर्ण की जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब पढ़ा था तो ये सूत्र बताया था, जहाँ P क्या होगा, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना। तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू इंटू 2L के जगह हम क्या रखेंगे P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। इसको 1/1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2। अब हम लिखेंगे यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, है ना, तथा R इज ग्रेटर देन L, यानी R जो है वो L से बहुत बड़ा है, तब L की तुलना नगण्य हो जाएगी इसकी तुलना में। तो L को छोड़ने पर तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब K का मान तो 1 हो गया तो उसकी वैल्यू रखने की कोई वो ही नहीं है, इंटू P अपान आर स्क्वायर, और L को भी हमने छोड़ दिया तो पावर 3/2। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो E बराबर हो जाएगा
1/4πε0 इंटू P/r क्यूब, ये इसका